बारे में बातचीत कर रहे थे। इसी कड़ी में पिछली जो कक्षा रही थी हमारी, उसके अंतर्गत हमने प्रारंभ किया था कि जो थार का मरुस्थल या जो राजस्थान का पश्चिमी जो भाग है, उसकी क्या-क्या विशेषताएं हैं। तो उन सभी विशेषताओं के अंतर्गत हमने पढ़ा कि यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति और उस वनस्पतियों के अलावा वहां पर वर्षा, तापमान, जलवायु, मिट्टी, ढाल, वनस्पति की क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो पिछले क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम सबसे पहले बात करते हैं थार के मरुस्थल की। अब थार के मरुस्थल की अगर हम बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, क्योंकि इसके अलावा कहीं पर भी कोई भी दूसरा मरुस्थल आपको भारत में नहीं देखने को मिलेगा। यह मरुस्थल ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्व वाला भाग है, जो उत्तरी अफ्रीका से प्रारंभ होकर फिलिस्तीन, अरब, ईरान से होता हुआ भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के राज्यों में फैला हुआ है। समझते हैं कि ये किस प्रकार से बताया गया है। अगर हम अफ्रीकन डेजर्ट्स को देखें तो डेजर्ट्स जो है वो इस प्रकार से ग्रेट पेलियो आर्कटिक डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें यहाँ पर आपके सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। सहारा डेजर्ट का जो ईस्टर्न पार्ट है, यानी यहाँ से ये ब्रेक हो गया क्योंकि वाटर बॉडी जिसके अंदर घुस गई। ये जो पार्ट है ये अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। देखिएगा, ये जो हिस्सा है इसको यहाँ पर एकदम से फिट किया जा सकता है, ये जुड़ा हुआ था। इसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पर लाल सागर ने यहाँ पर पानी के लिए यहाँ पर जगह बना दी है, उसी प्रकार से जो फारस की खाड़ी है या जो पर्शियन गल्फ है, वहां पर भी इसी प्रकार का गैप बन गया। तो जो ओमान मस्कट वाला जो क्षेत्र है वो सीधा कहाँ से जुड़ा हुआ था, यहाँ से। ये जो क्षेत्र है, अगर इसको हम यहाँ से काट कर यहाँ पर जोड़ना चाहे तो हम आसानी से इसे जोड़ सकते हैं। जो कच्छ का क्षेत्र है, ये यहाँ पर पानी का क्षेत्र यहाँ पर आने के बाद जब समुद्र पीछे की ओर हटा तो यहाँ पर कच्छ बन गया। बाकी ये जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो यहाँ से जुड़ा हुआ था। तो यहाँ से अब जुड़ा हुआ होता है, तो यहाँ यानी यहाँ का जो डेजर्ट है और यहाँ थार का जो डेजर्ट है, दोनों आपस में जुड़े हुए थे। यानी इसी रेगिस्तान का जो पूर्वी विस्तार है वो थार डेजर्ट के रूप में आज वर्तमान में विद्यमान है। और इसके स्पष्ट जो परिणाम या जो प्रभाव है आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक सिंधु नदी, सिंध नदी जो कह सकते हैं, ये गिर रही है। ये सिंध नदी का डेल्टा है। सिंधु नदी का जो डेल्टा है उसके ठीक यहाँ पर देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है कि पूरा का पूरा ये रेगिस्तानी क्षेत्र है, जो आपके थार के मरुस्थल से जुड़ा हुआ है। तो कहा जाता है कि यही जो भाग है वो यहाँ से जुड़ा हुआ है। इसके विस्तार की अगर बात करें तो पूरा का पूरा इसका जो विस्तार है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इस मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार है। और इस मरुस्थलीय क्षेत्र की जो लंबाई है, दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण तक अगर हम इसे बनाएं तो राजस्थान का अगर हम इस प्रकार से कोई मैप बनाते हैं रफली, तो यहाँ से उत्तर से दक्षिण तक ये 640 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक ये 300 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ। केवल पश्चिमी थार के मरुस्थल की बात कर रहे हैं, केवल थार के मरुस्थल की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि पूरे के पूरे अगर हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान की जो लंबाई जो है वो आपको 826 और 869 किलोमीटर देखने को मिलती है। हम केवल थार के मरुस्थल की बात कर रहे हैं। तो थार के मरुस्थल का ये जो भाग है वो उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक लगभग 640 और 300 किलोमीटर की लंबाई में क्रमशः फैला हुआ। अब बात करें कि इस मरुस्थलीय भाग का जो लंबाई
और चौड़ाई के बाद अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, यानी यहाँ पर 30 वाली लाइन आती है। मैं यहाँ पर कलर चेंज करके आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर 30 डिग्री 30-12 तक फैला हुआ है पूरा का पूरा राजस्थान। तो यहाँ से 30 तक उत्तर की तरफ और नीचे तक ये 25 तक, क्योंकि राजस्थान यहाँ से 23 से स्टार्ट होता है, 23 डिग्री और 3 मिनट से लगाकर 30 डिग्री 12 मिनट तक फैला हुआ है। तो ये जो है यहाँ पर उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है इसका 30 डिग्री उत्तर से लगाकर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। तथा अगर हम देशांतरी विस्तार की बात करें तो ये है 69 डिग्री एंड 30 मिनट, 69 डिग्री एंड 30 मिनट से लगाकर 70 डिग्री 45 डिग्री के मध्य है। तो 69 से 70 डिग्री एंड 45 मिनट्स के बीच का जो भाग है वो क्या कहलाता है? हमारा थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ये विश्व का सबसे घना बसा हुआ, यानी अगर डेंसिटी देखें विश्व के विभिन्न मरुस्थलों की, तो सबसे अधिक जो घनत्व वाला मरुस्थलीय क्षेत्र है वो राजस्थान का थार का मरुस्थल कहलाता है। यहाँ पर जनगणना 2011 के अनुसार 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में निवास करते हैं। यही नहीं, ये विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। जैव विविधता का अर्थ है कि यहाँ पर तरह तरह के विभिन्न जीव जंतु यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। वनस्पति के विभिन्न प्रकार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार की विविधता आपको विश्व में किसी भी मरुस्थल में नहीं देखने को मिलेगी। इसके बाद भी इसका एक और महत्व है कि विश्व के जितने भी जो मरुस्थल है उन मरुस्थलों में सबसे न्यूएस्ट या सबसे नवीनतम मरुस्थल के रूप में इसे जाना जाता है। इस शुष्क रेतीले मरुस्थल की बात करें तो ये जो मैदान का क्षेत्र है ये पूर्व में 50 सेंटीमीटर, थार का मरुस्थल हो गया, हम शुष्क रेतीले मैदान की बात कर रहे हैं पूरे के पूरे, तो इसके पूर्व में 50 सेंटीमीटर तथा पश्चिम में 25 सेंटीमीटर वर्षा द्वारा इसका सीमांकन। तो हम रेतीले मैदान के बारे में पढ़ रहे थे कि जो पश्चिम का जो रेतीला मैदान है उसे 50 सेंटीमीटर वर्षा व ये पूर्व में तथा पश्चिम में 25 सेंटीमीटर वर्षा द्वारा सीमांकित किया गया है। समझते हैं किस प्रकार से? तो हमारे सामने दो वर्षा रेखा है। वर्षा रेखाएं किस प्रकार से तय करती है किसी क्षेत्र को? हमें पता है कि यहाँ पर अरावली है, अरावली रेंज, ये है हमारी अरावली रेंज। तो जो अरावली रेंज है उस अरावली रेंज के बाद जो बारिश होती है धीरे 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 जैसे पश्चिम की तरफ, या जो थार का डेजर्ट देखिएगा, जैसे थार के डेजर्ट को मैंने लोकेट किया, पूरा का पूरा जो एरिया है वो यहाँ से ग्रीन लाइन में अंडरलाइन हो गया। तो ये जो थार का डेजर्ट है इसकी दो लाइन है। तो आपके सामने एक पश्चिम की जो ग्रीन लाइन है ये वाली, इस दिशा में जो पश्चिम की लाइन है, और एक है पूर्व की। जो जो पूर्व की लाइन है जो आपके अरावली की तरफ है, यहाँ पर इस लाइन से एक लाइन जो वर्षा रेखा, सम वर्षा रेखा यानी समान वर्षा वाले क्षेत्र को मिलाने वाली जो रेखा है वो पास होती है। तो ये जो लाइन है जो अरावली के निकट है वो 50 सेंटीमीटर वाली है। 50 सेंटीमीटर का अर्थ हो गया कि इस रेखा के पूर्व में अरावली की तरफ 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और पश्चिम की तरफ 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। इसी प्रकार से जो रेखा यहाँ पर लाइट में जो दे रखी है इसकी जो पश्चिमी सीमा की तरफ है, तो पश्चिमी सीमा की जो 50 सेंटीमीटर वाली रेखा है उस रेखा से आपको एक तरफ तो 50-25 से ज्यादा सेंटीमीटर की वर्षा देखने को मिलेगी और दूसरी तरफ आपको आपको 25 से ज्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर जिस प्रकार से मैं यहाँ पर इसको लोकेट करता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जैसे कि मैंने दो लाइनें खींच दी और लाइन यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये है हमारी अरावली। ठीक है, अरावली में मैंने ये लिख दिया कि इसके पूर्व में ये रेतीला मैदान है, यहाँ पर है 50 सेंटीमीटर और यहाँ पर है 25 सेंटीमीटर।
इन दोनों के बीच में 25 वाली रेखा, यानी यहाँ पर इससे इस तरफ जाएंगे तो 25 से कम बारिश होगी, इस तरफ जाएंगे तो 25 से ज्यादा बारिश होगी। इस 50 के इस तरफ जाएंगे तो 50 से कम बारिश होगी, और इस तरफ जाएंगे तो 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। तो ये जो क्षेत्र है पश्चिमी रेतीला प्रदेश, वहां पर 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है। वो जो क्षेत्र है उसे हम पश्चिमी रेतीला प्रदेश के नाम से जानते हैं। इस जो रेतीला भाग है या उत्तर पश्चिमी जो रेगिस्तानी भाग है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। दो भाग किस प्रकार से किया गया है, जैसे कि मैंने कहता हूँ कि यहाँ पर मैंने ये पूरा का पूरा रेगिस्तान क्षेत्र ले लिया, उसको मैंने दो, एक तो हो गया शुष्क क्षेत्र, एक हो गया अर्ध शुष्क क्षेत्र, और इसके बाद आएगा आपका अरावली क्षेत्र। तो इसके दो जो भाग है, इसको तो कहा जाता है आपका रेतीला शुष्क मैदान, और ये जो क्षेत्र होता है उसे राजस्थान बांगड़ कहा जाता है या अर्ध शुष्क क्षेत्र कहा जाता है। दोनों की क्या विशेषता है, उन विशेषताओं को आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं शुष्क मैदान के बारे में, जो इसे चार भागों में डिवाइड किया गया। अब चार भागों में किस प्रकार से डिवाइड किया है, इसको हम समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं, एक तो है मरुभूमि। तो हम अगर राजस्थान के यहाँ पर मैप को देखें, तो राजस्थान के मैप के अंतर्गत आपको ये चारों क्षेत्र में आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं कि मरुस्थल के सुदूर पश्चिम का भारत पाकिस्तान की जो सीमा के साथ या कच्छ की खाड़ी से लगाकर पंजाब की सीमा तक विस्तृत जो बालू का स्तूप, यानी जो धोरों से सैंडून से ढका हुआ जो भाग है, उसे हम महान मरुभूमि के नाम से जानते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है वो बाड़मेर जैसलमेर का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर चट्टानी प्रदेश पाया जाता है, यानी रेत के साथ साथ वहां पर बालू का स्तूपों की कमी पाई जाती है, और वहां पर छोटी छोटी सी आपको पहाड़ियों के समूह देखने को मिलेंगे। तीसरा जो क्षेत्र है जिसे लघु मरुस्थल के रूप से जाना जाता है, ये जो क्षेत्र है, ये मरुभूमि, जो महान मरुभूमि है, जो आपके भारत पाकिस्तान सीमा के साथ लगती है, से चट्टानी प्रदेश के पूर्व में कच्छ की खाड़ी तक जो विस्तृत बालू का प्रदेश है, उसको हम लघु मरुस्थल कहते हैं। और इसी प्रकार से अर्ध शुष्क प्रदेश, लूनी नदी जहां जहां से बहती है, उस क्षेत्र को अर्ध शुष्क प्रदेश के नाम से जानते हैं। मैप में देखते हैं तो यहाँ पर रेतीला जो शुष्क प्रदेश है, मैंने कहा था यहाँ पर बाउंड्री, यहाँ से जो लाइन जाती है वो पास आउट होती है, ये होती है आपकी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। यहाँ पर दो क्षेत्र या जो चार क्षेत्र बताए गए, सबसे पहले रेतीला शुष्क मैदान, ठीक है, ये बालू का स्तूप वाला क्षेत्र है, ये आपका अर्ध शुष्क क्षेत्र है, और यहाँ पर आपके गग्गर का मैदान वाला जो क्षेत्र है, इस प्रकार से इसको चार भागों में हमने तो राजस्थान के विभिन्न भौतिक विभागों की अगर हम बात करें, तो हमारे सामने कौन कौन से आंकड़े हैं, आप यहाँ पर मैप में जैसे देख पा रहे होंगे कि ये जो पोर्शन है, जो पीला वाला जो चित्र है फिजिकल रीजन्स को, यहाँ पर हमने दो भागों में इसको डिवाइड कर दिया। पूरा का पूरा जो आपको येलो रंग में दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा आपका पश्चिमी जो थार का मुस्तल वाला क्षेत्र है। जो ग्रीनी एरिया में आपको दिखाई दे रहा है वो आपका अरावली रीजन है। उसके बाद ये आपका मैदानी क्षेत्र है, और जो आपको ग्रे कलर में दिखाई दे रहा है ये आपका हाड़ौती रीजन है, जो विंध्यन कगार का भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो येलो रंग वाला जो पश्चिमी रेगिस्तानी जो क्षेत्र है, उसको भी हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक जो सबसे वेस्ट में है, उसको तो हम पश्चिमी रेतीला प्रदेश के नाम से या वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन का जो मुख्य भाग है उसके रूप में जानते हैं। जो ये शुष्क क्षेत्र हो गया, और जो अरावली के पास में है वो हो गया अर्ध शुष्क क्षेत्र। अब इस अर्ध शुष्क क्षेत्र को भी हमने शेखावटी रीजन, बांगड़ प्लेन, अलग अलग नाम से इसको लूणी का क्षेत्र है, नागौर की उच्च भूमि, इस प्रकार से अलग अलग भागों में से डिवाइड कर। तो राजस्थान के अंतर्गत मुख्य रूप से हम इन चार भागों के बारे में बातचीत कर सकते हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है। और पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसकी क्या विशेषता है, आपको हर अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग प्रकार की जानकारी, जैसे कि मैं यहाँ पर राजस्थान ज्ञान.com से ये देख रहा हूँ, तो यहाँ पर ये जो जानकारी है कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है वह अरावली श्रेणियों की पश्चिम का शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है।
ये एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है जिसे भारत का विशाल मरुस्थल अथवा थार का मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ये थार का मरुस्थल विश्व का सबसे आबाद व वनस्पति वाला मरुस्थल है। ठीक है, ईश्वरी सिंह ने थार के मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र के नाम से भी व्यक्त किया है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61% जो है इसके अंतर्गत आता है और राज्य की लगभग 40% जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहीं से सरस्वती नदन जो नदी है वो बहा करती थी और आज भी जैसलमेर का एक चांगथन क्षेत्र है, वहां पर एक नलकूप है जिसे थार का गढ़ा कहा जाता है। आज भी वहां पर मीठा पानी आपको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अगर विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर जैसे 12 जिले इस मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होता है। तो इसी मरुस्थलीय क्षेत्र को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो विभाजन है ये अलग-अलग प्रकार से हम अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग प्रकार से इसको व्यक्त किया है। समझ विकसित करें और साथ-साथ में देखते रहें। सबसे पहले हम शुष्क रेतीले मैदान की बात करें, यह पूर्ण रूप से जो मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो पूरा का पूरा हमने कहा है कि ये मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। इसके अंतर्गत जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और चूरू के पश्चिमी भाग इसमें शामिल होते हैं और पूरा का पूरा जो चित्र है वहां पर बालू का स्तूप यानी रेत की धोरों का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो जैसलमेर का चित्र है वहां पर सेवन नाम की एक पौष्टिक घास के मैदान पाए जाते हैं और यहाँ पर भूगर्भिक जल पट्टी के रूप में ये क्षेत्र विकसित पाया जाता है। ये भूगर्भिक जल पट्टी का अर्थ है कि पर्टिकुलर किसी एक रीजन में आपको अगर ड्रिल करोगे तो आपको पानी प्राप्त होगा, बाकी किसी क्षेत्र में आपको पानी नहीं मिलेगा। उस प्रकार इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं उसे लाठी सीरीज के नाम से इस क्षेत्र में जाना जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर 18 करोड़ वर्ष पहले के जो वृक्षों की जो अवशेष है या जो जीवाश्म है जिसे अकल वुड फॉसिल्स के नाम से जाना जाता है, एक राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर विकसित किया गया है अकल वुड फॉसिल्स जो आपके पोखरण के अंतर्गत आया हुआ है। और इस रेगिस्तान क्षेत्र के अंतर्गत जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर क्षेत्र में पेट्रोलियम और गैस के भंडार भी देखने को मिलते हैं। तो ये कई विशेषताएं आपको इस प्रकार से इस क्षेत्र का दूसरा जो प्रमुख क्षेत्र है वो कहलाता है अर्ध शुष्क क्षेत्र जिसे राजस्थान बांगड़ के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि राजस्थान के पश्चिमी भाग को हमने दो भागों में बांटा, एक शुष्क क्षेत्र और एक हो गया अर्ध शुष्क क्षेत्र। अर्ध शुष्क क्षेत्रों का अंतर्गत इसे चार भागों में डिवाइड किया गया जिसमें सबसे पहले घग्गर का क्षेत्र। घग्गर का क्षेत्र यानी राजस्थान में सबसे ऊपर की तरफ जो हनुमानगढ़ तथा गंगानगर का जो क्षेत्र है उसे हम घग्गर नदी का पाठ क्षेत्र कहते हैं। तो घग्गर नदी जो यहाँ पर बहती है या फिर कह सकते हैं उसका जो पाठ क्षेत्र है अभी भी वहां पर कह सकते हैं कि अवशेष, और घग्गर नदी को ही कह सकते हैं कि सरस्वती का अवशेष माना जाता है। तो वो जो क्षेत्र है वहां पर जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित क्षेत्र है और इस क्षेत्र को जो घग्गर नदी का जो पाठ क्षेत्र का अर्थ होता है जहां से घग्गर नदी बहती है, उस क्षेत्र को पर्टिकुलर इस रीजन में हनुमानगढ़ और गंगानगर में नाड़ या नाली के नाम से इसे जाना जाता है। और यहाँ के जो घग्गर नदी के जो उपजाऊ जो मैदान है उसे इसको स्थानीय भाषा में बग्गी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मूल रूप से बलुई मिट्टी पाई जाती है और बलुई मिट्टी जो यहाँ पर मूल रूप से पाई जाती है और जो घग्गर नदी है जो हिमालयन रीजन से जो जलोढ़ मिट्टियों को लाती है उसके मिश्रण से यहाँ पर एक भुरियार दोमट मिट्टी का निर्माण होता है जो काफी उपजाऊ मानी जाती है। इस घग्गर के संपूर्ण मैदान में जमीन के नीचे पत्थर की एक विशाल परत का विस्तार देखने को मिलता है, यानी काफी गहराई तक अगर हम यहाँ पर खड्डा खोदे तो यहाँ पर हमें उस रेत के जो डिपोजिशन है, जो सेडिमेंट्स का डिपॉजिट है उसके नीचे एक पत्थरों की एक बड़ी सी परत हमें देखने को मिलती है। इस परत होने के कारण यहाँ पर नदियों का जो पानी है वह अधिक गहराई तक नहीं जाता है और चट्टान के ऊपर ही पानी की मात्रा बढ़ती रहती है और धीरे धीरे ये मिट्टी दलदल में परिवर्तित होने लगती है कि पानी जो है वो उस पर्टिकुलर जो चट्टान है उससे नीचे नहीं जा पाता है और ऊपर का जो क्षेत्र होता है और वहां पर पानी भरा रहता है। यही कारण है कि यहाँ पर
दलदल में परिवर्तन होने के कारण इसको सेम की समस्या कहा जाता है। तो सेम की जो समस्या है यहाँ पर दो तरीके से देखी जा सकती है कि यहाँ पर सेम की समस्या है तो इंदिरा गांधी का जो नहर परियोजना का जो क्षेत्र है तो वहां पर भी इसी प्रकार से पानी की जो भराव की जो समस्या रहती है, यानी पानी भरा रहता है, न तो कह सकते हैं कि सूखता है और न ही कह सकते हैं वहां से खाली होता है। इस प्रकार की जो स्थिति होती है उसे सेम की समस्या के नाम से जाना जाता है। तो ये तो था सबसे पहले आपके घग्गर नदी का क्षेत्र। तो हमने जिस प्रकार से कहा, जैसे कि मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये रहा, इस प्रकार से मैंने क्षेत्र बनाया है राजस्थान का, या राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र। तो पश्चिमी क्षेत्र को हमने इस प्रकार से दो भागों में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर जो चित्र है उसे घग्गर नदी का पाट का चित्र कहा जाता है। फिर जो शुक्र और सीकर और झुंझुनू का जो चित्र आता है उसे आपको शेखावटी क्षेत्र कहा जाता है। शेखावटी क्षेत्र के बाद आता है अजमेर और नागौर का क्षेत्र, जिसे नागौरी उच्च भूमि कहा जाता है। और उससे नीचे जो क्षेत्र आएगा राजस्थान के अंतर्गत उसे हम लूणी नदी का क्षेत्र के नाम से जानेंगे। तो इस प्रकार से राजस्थान को अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके से विभक्त किया गया है। बढ़ते हैं हम, नागौरी उच्च भूमि कौन सी है? तो नागौरी उच्च भूमि की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से ये आपके नागौर में फैली हुई है। समुद्र तल से इसकी 300 से 500 मीटर तक की ऊंचाई है। लूनी बेसिन को भी इसी के साथ शामिल कर लिया गया है। और यहाँ पर मिट्टी की में जो सोडियम क्लोराइड यानी खारेपन की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसी कारण ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र हुआ है बंजर और रेतीला पाया जाता है। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से इस क्षेत्र के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको फ्लोराइड की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। तो फ्लोराइड की मात्रा अधिक देखने को कारण यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों में जो अ, कुबड़ या फिर कह सकते हैं कि जो शरीर का जो हिस्सा है वो इस प्रकार से झुक जाए ना, तो इस प्रकार से कुबड़ की जो समस्या है यहाँ पर ज्यादा पाई जाती है। तो इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। फिर फोर्थ नंबर पर हम बात करते हैं लूणी नदी का बेसिन, जिसे हम कहते हैं गोडवार का बेसिन या गोडवाड़ का बेसिन। तो लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ये वो बेसिन क्षेत्र है में, यानी जो लूणी नदी है जब अपने नाग पहाड़ से अजमेर की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती हैं तो उसके बाद जिन जिन जिलों में से वो बहती हुई जाती है तो वो जो क्षेत्र है, वो जो क्षेत्र है जो पहाड़ियों के बिल्कुल पास में लगा हुआ है उसे हम बेसिन का क्षेत्र कहते हैं। और इस बेसिन वाले क्षेत्र में जोधपुर जिले का दक्षिणी पूर्वी भाग आता है। पाली, जालोर और बाड़मेर जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत शामिल आते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत लूनी तथा उसकी सहायक नदियां जोजड़ी, जो आपके जोधपुर के पास आप देख सकते हैं, सुकड़ी नदी अच्छी तरीके से जानते हैं, बांडी गुहिया नदी आपकी सोजत के पास, लीलड़ी, मिथड़ी, ये सब नदियां यहाँ पर, यानी हम जो है हमारा जो क्षेत्र है वो इसी रीजन के अंतर्गत हमारा क्षेत्र आता है। ठीक है, तो ये थे राजस्थान के पश्चिमी भाग के विभिन्न भाग। इसी श्रेणी में हम बात करते हैं मरुस्थलों के प्रकार की। मरुस्थलों के भी क्या कुछ प्रकार होते हैं? तो मरुस्थलों के प्रकार की अगर बात करें तो सबसे पहले ईआरजी ईर्ग। ईर्ग क्या होता है? ऐसा मरुस्थलीय क्षेत्र जो चारों ओर से रेत के टीले ही टीले दिखाई देते हैं, यानी वहां पर केवल रेत ही रेत दिखाई देता है। जैसे कि रेगिस्तान जो सम के मरुस्थल या जो सम के जो धोरे हैं जिसे समराथल कहा जाता है, जैसलमेर का क्षेत्र, वहां पर आपको ना तो चट्टानी क्षेत्र देखने को मिलेगा, तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर आपको पूरा का पूरा रेत ही रेत दिखाई देता है। तो इस प्रकार का जो क्षेत्र होता है या इस प्रकार का जो मरुस्थल होता है उसे हम ईर्ग के नाम से जानते हैं। इस ईर्ग के अंतर्गत हमारा सारा मरुस्थल जो है वो इसी में शामिल रहेगा, जबकि तुर्किस्तान में इसे कोर्डम के नाम से जाना जाता है। फिर आता है हम हमद। हमद का नाम यानी पथरीला मरुस्थल, यानी यहाँ पर मरुस्थल में कठोर चट्टानें व पहाड़ियां पाई जाती हैं जिसे रेत टपर का ढेर होता है, यानी वहां पर आपको चट्टानों के टुकड़े ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार का जो क्षेत्र है, तो ये हमद जो क्षेत्र है ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? इसमें आप देखेंगे कि आपको मरुस्थल के अंतर्गत जो प्रमुख रूप से जो स्तूप पाए जाते हैं, जो डून्स पाए जाते हैं, वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार का क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र है रेगिस्तान के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। जैसलमेर शहर और उसके आसपास का क्षेत्र, पोखरण से रामगढ़ तक का क्षेत्र जो जुरासिक कालीन विशाल चट्टानों से बना हुआ है या उसके ऊपर बसा हुआ है। इसके अलावा जापार का जो सुंदा पर्वत का जो क्षेत्र है वहां पर जो पहाड़ियां पाई जाती हैं, बाड़मेर जिले की जो 56 की पहाड़ियों का क्षेत्र जो आपके सिवाना मोकलसर से लगाकर नाकोड़ा तक जो
56 पहाड़ियों का जो समूह है वो उसमें शामिल रहेगा। इसी प्रकार से झुंझुनू का जो लोहारगढ़ क्षेत्र है और सीकर की हर्ष पहाड़ियां भी इसके अंतर्गत शामिल आ सकती है। यानी ये पथरीले मरुस्थल है। मरुस्थल जिसमें 10% या 10 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है उसे हम मरुस्थल के रूप में जानते हैं, रेत हो या न हो। तो ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है जहां पर चट्टान के टुकड़े ज्यादा पाए जाते हैं, रेत का अंश कम पाया जाता है, उसे हमद या हमाडा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से तीसरा, सबसे पहला हो गया इर्ग, फिर हमादा और तीसरा हो गया रेग। ये होता है मिश्रित मरुस्थल, जिसमें रेत के साथ साथ मोटे मोटे से कंकड़ देखने को भी मिलते हैं। बाड़मेर, जालोर, सीकर, झुंझुनू और जैसलमेर में इस प्रकार के मरुस्थल देखने को मिलते हैं। और इसी प्रकार के जो मरुस्थल रहते हैं उन्हें सहारा में रेग के नाम से जाना जाता है। तो ये हैं आपके विभिन्न प्रकार के मरुस्थलों के प्रकार। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंतर्गत हम बालू का स्तूप क्या होता है, किस प्रकार से बनता है और क्या इसकी विशेषताएं होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।